लिखा हुआ है कोलाइडों का स्थायित्व। कोलाइडों का स्थायित्व का अर्थ होता है कोलाइडी विलयन का स्थायित्व। देखो स्थायित्व का हम तुमको एक बात बताते हैं। स्थायित्व को तो ऐसे समझ लेते हैं और फिर इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कोलाइडी विलयन के स्थायित्व में ये लाइनें क्या बताती हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक विलायक भरा हुआ है। विलायक का मतलब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं जल। अब जल में से मुझे क्या करना है, यूरिया का विलयन बनाना है। तो अगर बेटा मैं यूरिया के टुकड़ों को डालता हूं, वैसे यूरिया छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। अगर यूरिया को मैं डालूं और यूरिया बर्तन की तली पर इकट्ठा हो जाए, हालांकि मैं इस बात को भी जानता हूं कि यूरिया को डालने पर यूरिया शीघ्र ही जल में क्या होगी, घुलेगी। लेकिन अगर यूरिया के समस्त पार्टिकल, जितने भी यूरिया मैंने डाली, अगर वो बर्तन की तली पर इकट्ठा हो जाएगी, अभी मैं क्या सोचूंगा, यहां मैं विलयन के इस ऊपरी एरिया पर अगर देखता हूं, इस एरिया पर, क्योंकि यूरिया भी जल पे घुली नहीं है, विलयन के ऊपरी हिस्से पर मैं यहां देखूंगा तो यहां जल और यूरिया का जो रेशियो है, या जल में घुली हुई यूरिया की अमाउंट है, यहां अलग है, और यहां जल और यूरिया का अनुपात अलग है। अगर मैं सोचता हूं मैंने यूरिया को जल में डाला और सारी की सारी यूरिया बर्तन की तली पर बैठ गई, हम इसको विलयन कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि विलयन तो अभी बना ही नहीं है। विलयन कब बनता, जब यूरिया को आप जल में डालते और यूरिया पूरे घोल में एक समान रूप से फैल जाती। फिर मैं विलयन में से चाहे जिस भाग से विलयन को मैं निकालता, उसमें से यूरिया और जल दोनों की मात्राओं का अनुपात हमेशा कैसा होता, बराबर होता। चाहे मैं जल के घोल, यूरिया के घोल को यहाँ से निकाल लूँ, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी निकाल लूँ यूरिया के घोल को, मैं जब भी यूरिया के घोल का निकालता, मैं देखता कि यहाँ पे यूरिया के अमाउंट और जल के अमाउंट का जो अनुपात है वो हर जगह बराबर है। तभी मैं कहता है कि अब ये जो सॉल्यूशन है ये स्टेबल है, टिकाऊ है, बना हुआ है। अगर बाई चांस क्या होता है कि यूरिया भी पूरे जल में एक समान रूप से फैली है, बाई चांस कुछ देर बाद ऐसी दुर्घटना हो जाए या घटना हो जाए कि जल तो भरा रहे अपनी सरफेस पर, यूरिया सारे के सारे यूरिया के पार्टिकल जमीन की सतह पर आ जाए, यहां पर आ जाए। अभी ध्यान देखो, यहां कह रहे थे कि विलयन जो है वो बन गया है, अच्छा है, टिकाऊ है, चल रहा है। लेकिन जब यहां बात आती है, क्या ये यूरिया का विलयन है? नहीं। यूरिया के विलयन में तो क्या होता है, यूरिया पूरे विलयन में एक समान रूप से फैली होती, वो यूरिया का विलयन था। अगर बेटा यूरिया यहां बर्तन की तली पर आके इकट्ठा हो गई है तो ये यूरिया का विलयन नहीं है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूरिया का विलयन अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि यूरिया के पार्टिकल अब बर्तन की कहां पर आ गए हैं, तली पर आ गए। भाई कोई भी विलयन कब तक बनता है, जब तक विलेय विलायक में एक समान रूप से घुला रहता है। लेकिन जैसे ही विलेय के पार्टिकल विलायक की सतह पर आना इकट्ठा हो जाते हैं, निचली तली पर आ जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे विलेय के पार्टिकल तो नीचे आ गए। तो क्या ये विलयन है? तो बोलते हैं विलयन नहीं है, क्योंकि विलयन में जो विलेय के पार्टिकल थे वो तो सारे के सारे पात्र की कहां पर आ गए हैं, तली पर। और हम इस दशा में कहते हैं कि हमारा विलयन जो है वो नष्ट हो गया है। तो विलयन बना रहना का अर्थ क्या है, विलयन में उपस्थित विलेय के कण पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले हों, तब तक विलयन स्टेबल है, स्थायी है, टिकाऊ है, बना रहने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूं कि विलयन में से जो विलेय के पार्टिकल हैं वो सब तो नीचे बर्तन की तली पर आकर बैठ गए हैं, तो यहां ऊपर बचा केवल कौन होगा, जल। और केवल अगर जल होगा तो इस दशा में मैं क्या कहूंगा कि विलेय के तो समस्त पार्टिकल बर्तन की तली पर पड़े हुए हैं, अर्थात हमारा जो विलयन है वो क्या हो गया है, बेकार हो गया, नष्ट हो गया, अर्थात उसकी क्षमता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो मैं क्या सोचता हूं, विलयन में उपस्थित विलेय के कणों का एक ही जगह पर जम जाना, विलयन के समाप्त हो जाने या विलयन के नष्ट हो जाने या विलयन के खराब हो जाने की क्या है, पहचान है। अगर विलयन में उपस्थित विलेय का पार्टिकल सभी जगह पूरे विलयन में बराबर रूप से फैला है तो विलयन स्थायी है, टिकाऊ है, या विलयन बना है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल उसके बर्तन की तली पर आके डाउन होने लगते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, हम इस बात को बताते हैं कि विलयन क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। सेम प्रोसीजर, क्योंकि हम जान गए विलयन कब स्टेबल होता है, कौन सी पोजीशन पर विलयन स्टेबल नहीं होता है। अब हम अपने नियम को पढ़ते हैं, क्या बोलता है, कहता है, पहले नियम पढ़ लेते हैं फिर उसको बना कर भी दिखाते हैं। कहता है किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित समस्त कोलाइडी कण पर एक समान रूप से आवेशित होते हैं। आप भी जानते हो कि कोई भी कोलाइडी विलयन है
उस कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कण पर एक समान आवेश ही पाया ही जाता है। या तो कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर धनावेश ही होगा, और यह कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। अगर कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर धनावेश है, हम ऐसे कोलाइडी विलयन को कहते हैं धनावेशित कोलाइडी विलयन। और अगर किसी कोलाइडी विलयन के समस्त कणों पर ऋणावेश है, ऐसा कोलाइडी विलयन कहलाता है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। अब क्या बोलता है? जिससे ये सभी कण एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। देखो मैं बना करके दिखाता हूं भैया। ये मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में बहुत सारे छोटे छोटे कोलाइडी कण हैं। क्योंकि आप सभी को इस बात का अंदाजा है कि कोलाइडी कणों पर एक समान प्रकार का आवेश होता है, मैं इन सभी कणों पर ऐसे मान लेता हूं कि ऋण आवेश है। ये देखो मैंने बता दिया है। अब इससे बात समझ में आएगी। अगर सभी कणों पर ऋणावेश है तो क्या बोलता है दूसरी लाइन में? ये सभी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है भाई। अगर एक कोलाइडी विलयन के समस्त कणों पर एक ही प्रकार का आवेश है तो ये समस्त कण एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और प्रतिकर्षण का इफेक्ट क्या होगा? ये कण एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, कहते हैं, और एक समान रूप से कोलाइडी विलयन में फैले भी रहते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सभी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये सभी कण एक दूसरे से कहां जाने की कोशिश करते हैं? दूर जाने की। और क्योंकि दूर फैलने की कोशिश करते हैं, कण पूरे विलयन में एक समान रूप से फैले रहते हैं। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता कि ये कोलाइडी कणों पर आवेश विपरीत होता तो ये कोलाइडी कण फिर एक दूसरे से दूर नहीं हटते, बल्कि एक दूसरे के क्या आते? पास आते। और अगर पास आते उसका इफेक्ट क्या होता? पास आते तो छोटे छोटे कोलाइडी कण आपस में जुड़कर कैसा कण बनाते? बड़ा कण। और वो बड़ा कण वजन ज्यादा होने के कारण बर्तन की कहां पर बैठ जाता? तली पर बैठ जाता। और हम बता दें कोलाइडी विलयन क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। लेकिन क्योंकि सब में सेम टाइप का चार्ज है, ये कण एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि सब कण एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, इन्होंने सब कणों के बीच में एक निश्चित दूरी बना ली है। और जब सभी कणों के बीच की निश्चित दूरी हो जाए या सभी कणों के बीच की दूरी निश्चित हो जाए तो हम उस लाइन को देखो कैसे बोलते हैं? कहते हैं और एक समान रूप से कोलाइडी विलयन में फैले रहते हैं। कि ये सारे कण जो हैं वो एक समान रूप से पूरे कोलाइडी विलयन में फैले हैं। जितने कोलाइडी कण ऊपर, उतने कोलाइडी कण बीच में, उतने कोलाइडी कण नीचे। कहते हैं अतः कोलाइडी विलयन का स्थायित्व तो बना रहता है क्योंकि सेम चार्ज है, कोलाइडी कण एक दूसरे से दूर भगने की कोशिश करते हैं। कोलाइडी विलयन अभी बना हुआ है। मैं क्या बोला था? विलयन कब समाप्त होगा? जब सारे के सारे कण आपस में बैठकर कहां बैठ जाएंगे? बर्तन की तली पर। क्योंकि अभी इस चार्ज पार्टिकल को देखने पर तो ऐसा लगता है सारे कण एक दूसरे से दूर रहेंगे और पूरे विलयन में फैले रहेंगे। इसका मतलब कोलाइडी विलयन कैसा है? स्टेबल है। जैसे कोई मुझसे पूछता भी है कि कोलाइडी विलयन के स्थायी होने का क्या कारण है, हम बताते हैं कोलाइडी कणों पर एक समान रूप से आवेश का वितरण। क्योंकि समस्त कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश है, ये एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करते हैं। और जब एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करते हैं तो इनके बीच निश्चित दूरी बन जाती है। क्योंकि समस्त कणों के बीच की दूरी अगर निश्चित है तो हम ये कह सकते हैं कण एक समान रूप से पूरे विलयन में फैले हैं और विलयन स्थायी है। तो विलयन के स्थायित्व कैसे बता सकते हैं? कभी कभी पूछ लेता है विलयन के स्थायित्व का क्या और भी कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या कहता है, कोलाइडी कणों पर समान आवेश का होना। बिल्कुल सही है। सभी कणों पर आवेश समान है तभी कण एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करेंगे और विलयन को बनाए रखेंगे। दूसरा कहता है इनका ब्राउनी गति करना। कोलाइडी विलयन के कण अगर ब्राउनी गति नहीं, ब्राउनी गति का मतलब समझते हो ना, टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करना। अगर कोलाइडी विलयन ब्राउनी गति नहीं करते तो क्या करते? या तो बर्तन की सतह पर आ जाते और या तो बर्तन की कहां पर आ जाते? तली पर आ जाते। और इन दोनों ही स्थानों पर आने पर कोलाइडी विलयन समाप्त हो जाता। तो ब्राउनी गति करते रहते हैं तो पूरे एक समान रूप से पूरे विलयन में संतुलन बनाए रखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है, कहता है इन कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहता है इन कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इसलिए भी नहीं पड़ता क्योंकि कोलाइडी कणों का द्रव्यमान जो होता है बहुत कम होता है। और जब कोलाइडी कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है तो इस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल लगभग शून्य ही होता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल लगता, आप सोच समझ के बताना। अगर इन कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहां की ओर खींचता? नीचे की ओर। और ये सारे के सारे कण बर्तन की कहां बैठ जाते? तली पर। क्या तब कोलाइडी विलयन स्थायी था? नहीं था। तो कहता है गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है इसलिए ये भी स्थायी है। लगता तो सारे पार्टिकल बर्तन की तली पर बैठ जाते। आखिरी नंबर बोलता है, कहता है द्रव स्नेही कोलाइडों की सतह पर रक्षक परत का होना। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जितने द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनकी सतह पर द्रव की एक पतली क्या बन जाती है? रक्षक परत। और उस रक्षक परत के कारण
इन कोलाइडी विलयन जल्दी से समाप्त नहीं होते। लेकिन ये जो लास्ट वाला नंबर लिखा है इसको ध्यान रखना, ये केवल द्रव स्नेही कोलाइडों के लिए बात सही है। द्रव विरोधी कोलाइडों के चारों ओर ना तो कोई परत बनती है, इसलिए वे कोलाइडी विलयन शीघ्रता से नष्ट भी हो जाते हैं। तो जो लास्ट वाला नंबर बेटा हम लोगों ने लिख रखा है, ये नंबर केवल और केवल सही है। तो किसके लिए सही है? द्रव स्नेही के लिए। तो कोलाइडी विलयन का अगर स्थायित्व की बात कोई पूछेगा तो मेनली मैं बस एक बात जानता हूं, बाकी मेरे को कुछ बात पता ही नहीं है, क्योंकि कोलाइडी विलयन के समस्त कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है। ये कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से ये कण दूर रहना चाहते हैं, और जिस भी विलयन में रखे जाते हैं विलयन में ये एक समान रूप से फैले रहते हैं। तो कुल मिला के कोलाइडी विलयन के स्थायित्व रहने का कारण है उन पर उपस्थित एक समान आवेश। तो अब मैं नेक्स्ट, ये तो आवेश की बात हो गई, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व क्यों बना रहता है। अब हम बात करेंगे इस कोलाइडी विलयन को समाप्त किया जाए तो क्या किया जाए। बताएं, तुमको एक लाइन का अर्थ है केवल, कुछ भी करो, कोई भी प्रोसेस करो, कुछ भी हो जाए, लेकिन बस कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त कर दिया जाए। अगर कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो गया तो सोचो क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं? नहीं। और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे तो ये कोलाइडी कण आपस में क्या स्टार्ट कर देंगे? जुड़ना, और आपस में जुड़ जुड़कर बड़े कण का निर्माण करेंगे। और उस बड़े कण का द्रव्यमान कैसा होगा? अधिक। अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो वो बड़ा कण धीरे धीरे बर्तन की कहां पर बैठ जाएगा? के तली पर। और जैसे बर्तन की तली पर बैठ गया पार्टिकल, आपने कह दिया हमने कोलाइडी विलयन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और कोलाइडी विलयन के समाप्त करने को क्या कहते हैं? स्कंदन करना। तो अगर हम किसी भी, अब स्कंदन को तो पढ़ेंगे तो इस बात को पहले अपने दिमाग में बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए। स्कंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे कोलाइडी कण आपस में जुड़कर बड़े कण का निर्माण करते हैं। और स्कंदन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप कोई भी काम ऐसा करें जैसे कोलाइडी कणों के आवेश को क्या किया जा सके? समाप्त। अच्छा देखो, ये भी बात मानने वाली है, अगर कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त नहीं होता है तो क्या कोलाइडी कण एक दूसरे से जुड़ेंगे? कभी नहीं जुड़ेंगे। अगर आवेश बना रहा तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से दूर रहेंगे और कोलाइडी विलयन बनाए रहेंगे। तो कुछ भी करना है, अगर कोलाइडी विलयन को समाप्त करना है, स्कंदित करवाना है, हमें इनके आवेश को क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। एक तो स्कंदन, जिसको हम लोग कहते हैं कोगुलेशन, अवक्षेपण भी इसी को कहते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, इसी को ऊर्णन या फ्लोटुलेशन बोलते हैं इसी चीज को। तो अगर इन तीनों में इससे कोई भी नाम आ जाता है इसका मतलब आप स्कंदन को ही पढ़ रहे हैं। अभी मैं पढ़ के सुना देता हूं स्कंदन में मैंने क्या लिख रखा है। लिखा है किसी कोलाइडी विलयन के कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है, पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। अतः ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। जिससे कोलाइडी कण विलयन का स्थायित्व बना रहता है, जिससे कोलाइडी विलयन का क्या बना रहता है? स्थायित्व। ये बात तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बात जानते थे, लेकिन सेकेंड लाइन वाली बात को नहीं पढ़ा है। क्या लिखा है? यदि किसी भी प्रक्रिया द्वारा, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो जिसके द्वारा हम इन कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर सकें? समाप्त कर दें। अगर कोई भी ऐसा प्रोसीजर हो कि हम इन कोलाइडी कणों के आवेश को धीरे धीरे क्या कर दें? समाप्त कर दें, तो होगा क्या? तो ये सभी कण आपस में जुड़कर कणों के गुच्छे, समूह या पुंज बना लेंगे। अगर इनका आवेश समाप्त हो गया बेटा तो यही कण आपस में क्या स्टार्ट होंगे? जुड़ना स्टार्ट होंगे। और जब जुड़ेंगे तो बहुत सारे जैसे कण आपस में जुड़ गए तो क्या उसको एक कण कहोगे? नहीं, उसको क्या कहेंगे? कणों का समूह, कणों का पुंज, या फिर कणों का क्या बोलेंगे? गुच्छा बोलेंगे। अच्छा यार ये पूछ रहे थे तुम लोगों से, कणों का जो गुच्छा बन के तैयार होगा उसका वजन कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? अगर ज्यादा वजन होगा तो क्या वो अभी भी द्रव में तैरता रहेगा? कहाँ चला जाएगा? बर्तन की। इस बात को थोड़ा सा रोकते हैं। कौन सी बात को थोड़ा सा रोकते हैं? बर्तन की तली वाली बात को, उसका बात अभी करेंगे। तो कहता है जुड़कर कणों के गुच्छे या पुंज बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन में इस घटना को ही क्या बोलते हैं? स्कंदन। तो मैं क्या समझ गया, अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे हम कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर सकें तो कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त करेंगे, और आवेश के समाप्त होने पर, बहुआ हो बातें करो, आवेश के समाप्त होने पर ये छोटे छोटे कोलाइडी कण आपस में क्या बना लेंगे? गुच्छे। जुड़कर गुच्छे बनाएंगे। उन गुच्छों का आकार जो होगा वो बड़ा होगा, और बड़ा होने के कारण उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त करते हुए
छोटे छोटे कणों का आपस में जोड़कर बड़े कण का निर्माण करना ही कहलाता है स्कंदन। अब स्कंदन में दो घटनाएं हैं। बाई चांस कभी किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको बनाता हूं। इसका स्कंदन कुछ इस प्रकार से हुआ कि मैंने इन सभी कणों का आवेश क्या कर दिया, समाप्त। तो ये सब कण एक दूसरे से जुड़कर कैसे कण का निर्माण करेंगे, बड़े कण। ये देखो कणों का गुच्छा बना लिया। अब क्योंकि कणों का बेटा गुच्छा बना लिया तो इस कण का वजन देखो दो माध्यमों में हो सकता है। कैसे, पहला लिखा है स्कंदित पदार्थ का घनत्व तो अगर कम होता है और परिक्षेपण माध्यम का घनत्व तो ज्यादा है, अर्थात जल का घनत्व तो ज्यादा है और स्कंदित हुए पदार्थ का घनत्व तो कैसा है, कम। तो ध्यान दो, अगर जल का घनत्व तो ज्यादा होगा तो जल कहां रहेगा, नीचे, और ये स्कंदित हुआ पदार्थ कहां रहेगा, ऊपर, द्रव की सतह पर तैरता रहेगा। तभी इसी बात पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो क्या हुआ बेटा, दूध भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन को किया क्या आपने, सबसे पहले गर्म किया। जैसे कोलाइडी विलयन को गर्म किया, कोलाइडी विलयन के कणों पर उपस्थित आवेश क्या हो गया, समाप्त। अब कोलाइडी विलयन के जैसे ही कणों पर उपस्थित आवेश समाप्त हुआ, दूध में से जो फैट के छोटे छोटे पार्टिकल थे वे सारे के सारे पार्टिकल आपस में क्या स्टार्ट हुए, जुड़ना स्टार्ट किया और जुड़कर उन्होंने फैट की एक लेयर बनाई। अब फैट की लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्कंदित पदार्थ का घनत्व, उसको स्कंदित पदार्थ बोलते हैं। अब क्या हुआ कि फैट की जो लेयर थी उसका घनत्व तो कम था और जो दूध का बचा हुआ हिस्सा था उसका घनत्व तो कैसा था, ज्यादा। अर्थात फैट की लेयर का घनत्व तो कम और बचे हुए दूध अर्थात परिक्षेपण माध्यम का घनत्व तो अधिक। क्योंकि परिक्षेपण माध्यम का घनत्व अधिक था अर्थात वो जो द्रव था वो कहां तैरता रहा, नीचे, और उसके सतह पर फैट की क्या जम गई, लेयर। तो ध्यान रखना है, फैट या अवक्षेपण या स्कंदन के बाद पदार्थ ऊपर कब जमता है, जब स्कंदित पदार्थ का घनत्व तो कम हो और परिक्षेपण माध्यम का घनत्व तो कैसा हो, ज्यादा हो। तो उस दौरान, स्कंदन के दौरान जो अवक्षेप होता है या स्कंदन होता है वो द्रव की सतह के कहां पाया जाता है, ऊपर, जस्ट अपोजिट। कहता है स्कंदित पदार्थ का घनत्व, स्कंदित पदार्थ जानते हो, जब ये छोटे छोटे पदार्थ आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये है स्कंदित पदार्थ। अगर इसका घनत्व तो ज्यादा हो गया और द्रव का घनत्व तो कम हो गया, क्योंकि इसका घनत्व तो ज्यादा है, ये कहां आ जाएगा, बर्तन की तली पर। तो नेक्स्ट नंबर मैंने यह भी लिखा है कि अगर स्कंदित पदार्थ का घनत्व तो ज्यादा हो जाता है परिक्षेपण माध्यम की अपेक्षा, लिखता है तब स्कंदित कण जो होते हैं वो पात्र की कहां पर प्राप्त होते हैं, तली पर, या पात्र की तली पर प्राप्त हो जाएंगे। मैं बेटा एक बार दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, स्कंदन है क्या, क्योंकि स्कंदन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, कुछ बताएंगे कि किसी कोलाइडी विलयन के समस्त कोलाइडी कणों पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है। क्योंकि एक ही प्रकार का आवेश पाया जाता है, ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करते हुए ये कभी एक दूसरे के पास नहीं आते हैं या नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे पास हो जाए जिससे हम इन कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर सकें, समाप्त कर सकें। अच्छा, कोलाइडी कणों के अगर आवेश को समाप्त करें इसका मतलब प्रतिकर्षण भी समाप्त हो गया। अगर प्रतिकर्षण समाप्त हो गया तो ये कोलाइडी कण आपस में क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, जुड़ना। और जब कोलाइडी कण आपस में जुड़ते हैं तो कणों का एक क्या बना लेते हैं, गुच्छा। ये कणों का गुच्छा ही कहलाता है कोलाइडी विलयन का स्कंदन होना। तो स्कंदन के बाद दो कंडीशंस हो सकते हैं। हो सकता है वो जो कणों का गुच्छा प्राप्त हुआ है उसका घनत्व तो कम हो। अगर इसका घनत्व तो कम है तो ये पात्र में भरे द्रव की कहां तैरेगा, सतह पर। लेकिन अगर इस गुच्छे का घनत्व तो कैसा है, ज्यादा है, तो ये बर्तन की कहां पर बैठ जाएगा, के तली पर। तो ये डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अगर कोलाइडी कणों का जो गुच्छा बन के तैयार हुआ है, गुच्छा का मतलब है स्कंदित पदार्थ, वो जो गुच्छा मैं बोल रहा हूं उसी को मैंने यहां पर क्या लिखा है, स्कंदित पदार्थ। अगर उस स्कंदित पदार्थ या गुच्छे का घनत्व तो ज्यादा है तो वो बर्तन की तली पर बैठ जाएगा। घनत्व तो ज्यादा का मतलब द्रव्यमान की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा, तो वो नीचे बैठ जाएगा। अगर घनत्व तो कम है तो वो द्रव में भरे, पात्र में भरे द्रव की कहां पर पहुंच जाएगा, सतह पर। जो दूध को गर्म करने पर फैट प्राप्त होता है उसका घनत्व तो कम होता है, वहां स्कंदित पदार्थ का घनत्व तो कम होने के कारण जो फैट होता है वो द्रव की सतह पर ऊपर तैरता है। लेकिन अगर आपके यहां देखा जाएगा, मक्खन को गर्म किया गया बेटा, मक्खन को गर्म करने पर तुमने देखा होगा जो स्कंदित हुए पार्टिकल होते हैं वो द्रव की निचली तली पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जानते हो क्यों इकट्ठा हो जाते हैं? क्योंकि अब उन स्कंदित हुए कणों का जो द्रव्यमान है या घनत्व जो है वो कैसा है, अधिक है। अब बात आती है कि स्कंदन तो हम जान गए क्या होता है,
अब बात आती है स्कंदन कराने की क्या कोई विधि है? भैया स्कंदन कराने की विधि पढ़ें बाद में, सबसे पहले एक लाइन जरूर पढ़ लेनी चाहिए, और ये लाइन तुम लोगों को याद भी कर लेनी चाहिए। कौन सी लाइन याद कर लेनी चाहिए? सुनो पहले, द्रव स्नेही कोलाइडी पदार्थों का आसानी से स्कंदन नहीं होता, तो हम उनकी तो बात ही नहीं करेंगे भैया। कैसे द्रव स्नेही कोलाइडों का शीघ्रता से स्कंदन ही नहीं कराया जा सकता है, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडी पदार्थों का स्कंदन शीघ्रता से हो जाता है। तो हम ज्यादातर जो विधियां पढ़ते हैं उसमें से द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन नहीं कराते हैं। कोई पूछेगा द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन क्यों नहीं होता है? भैया एक लाइन लिखी थी लास्ट में, द्रव स्नेही कोलाइडों की सतह पर कैसी परत बनी होती है? रक्षक परत बनी होती है, जो उस द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन शीघ्रता से नहीं होने देता। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडों पर इस प्रकार की कोई रक्षक परत नहीं है, और द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन आसानी से हो सकता है। तो मैं यहां लिखूंगा द्रव स्नेही कोलाइडों की अपेक्षा, द्रव स्नेही कोलाइडों की अपेक्षा द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन शीघ्रता से होता है। कोलाइडों का स्कंदन शीघ्रता से होता है। मतलब आप द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन आसानी से नहीं करा सकते, लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन शीघ्रता से हो सकता है। स्कंदन की विधियों से पहले भैया ये वाली लाइन तो हम लोगों को पता ही होनी चाहिए, ताकि हम लोग आगे के वर्ग को अब पहचाने। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि स्कंदन कराने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि मैं लिखता हूं, देखो, शायद आप इस विधि को पढ़ भी चुके हो, वैद्युत कण संचरण या संचलन। चाहे आप इसको वैद्युत कण संचलन पढ़ोगे, चाहे वैद्युत कण संचरण। अब इसको सुन लेते हैं पहले क्या है। अच्छा, वैद्युत कण संचरण ये याद है तो आप लोगों को, ऐसा कुछ यू आकार की ट्यूब ली गई थी, नहीं ली गई थी यू आकार की ट्यूब। उस यू आकार की ट्यूब में किसी एक प्रकार के आवेशित कोलाइडी विलयन को भर दिया गया था। तो भैया मैंने एक आवेशित कोलाइडी सॉल्यूशन को भर दिया था, और एक तरफ बेटा आपने डुबाया था एनोड को, और एक तरफ आपने इस पर डुबाया था किसको? कैथोड को। ऐसा मैं क्या बोल रहा था थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लेते हैं इस पर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन भर दिया गया। जैसे ही ऋणावेशित कोलाइडी विलयन आप इस पर भरते थे, और फिर आप विद्युत धारा का प्रवाह करते थे, आपको विद्युत धारा के प्रवाह पर देखने को क्या मिलता था कि जितने भी ऋणावेशित कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल किस प्लेट पर चिपक जाते थे? धनावेशित प्लेट। और धनावेशित प्लेट पर पहुंचकर एक क्या बना लेते थे? गुच्छा बना लेते थे। और आपको याद है धनावेशित प्लेट पर बनाकर गुच्छा बना लेने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है? स्कंदन। अभी एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, कोई व्यक्ति कहेगा सर जी आवेश तो समाप्त ही नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ समाप्त। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ना, ये निगेटिव चार्ज प्लेट पार्टिकल्स के आवेश को क्या कर देगा? समाप्त। भाई एक पॉजिटिव प्लेट चार्ज पार्टिकल प्लेट क्या करती है? जितने भी उस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल आएंगे, उन सारे के सारे पार्टिकल के निगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? समाप्त। अगर सभी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के आवेश के अगर सभी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के आवेश को समाप्त करती रहेगी वो प्लेट, एक समय तो आएगा बहुत सारे कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो चुका होगा, और जब आवेश समाप्त हो गया होगा तो ये कोलाइडी कण सब आपस में जुड़कर एक कोलाइडी कणों का क्या बना लेंगे? गुच्छा। और इसी को तो स्कंदन होना कहते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, अगर ऋणावेशित कोलाइडी कण है तो कौन सी प्लेट पर जाएंगे? धनावेशित, क्योंकि विपरीत आवेश ही इन ऋणावेश को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो ये बात बेटा हम लोग यहां लिख के दिखाएंगे। मैं इसको इसलिए मिटा दूंगा क्योंकि इस विधि को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम बताएंगे क्या? इस विधि द्वारा हम कोलाइडी कणों
को विपरीत आवेशित प्लेट पर ले जाकर, कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित प्लेट पर ले जाकर उनका आवेश समाप्त कर देते हैं। भैया अगर कोई भी पार्टिकल विपरीत आवेशित प्लेट पर जाएगा तो उसका तो आवेश समाप्ति ही होना है, समाप्त कर देते हैं, जिससे बेटा आवेश अगर समाप्त कर दिया तो उन कोलाइडी कणों को क्या बोलेंगे? निरावेशित कोलाइडी कण। जिससे निरावेशित कोलाइडी कण एक दूसरे से जुड़कर कोलाइडी कणों का गुच्छा बना लेते हैं। कोलाइडी कणों का गुच्छा बना लेते हैं। गुच्छा बना लेते हैं। कोलाइडी कणों का गुच्छा बना लेते हैं। अतः कोलाइडों का स्कंदन हो जाता है। अतः कोलाइडों का स्कंदन तो बेटा पहला तो ऐसा माध्यम है, वैद्युत कण संचलन से क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने लिख रखा है, इस द्वारा हम कोलाइडी कणों को विपरीत आवेशित प्लेट पर ले जाकर, विपरीत आवेशित का मतलब अगर कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है तो ये कौन सी प्लेट पे जाएंगे? धनावेशित प्लेट पर। अगर कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो ये कौन सी प्लेट पे जाएंगे? ऋणावेशित। चाहे जिस प्लेट पर जाएं, धनावेशित हुए तो ऋणावेशित प्लेट पर जाएंगे, ऋणावेशित हुए तो धनावेशित। लेकिन उन प्लेटों पर पहुंचकर ही इनका आवेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही आवेश समाप्त होगा तो ये छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर कैसा कण बनाएंगे? बड़ा। और इस बड़े कण का बना लेना ही तो क्या कहलाता है? स्कंदन। एक तो ये विधि है वैद्युत कण संचलन के थ्रू हम किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा सकते हैं। एक और विधि है मेरे पास, विपरीत आवेशित कोलाइडों को मिलाकर आधे लोगों को तो समझ में भी आने लगे होगा कि विपरीत आवेशित कोलाइडों को मिलाकर के कहने का अर्थ ये है, हमारे पास दो कोलाइडल पार्टिकल, देखो मैं लिख के दिखाता हूं। मेरे पास पहला कोलाइडल सॉल्यूशन है FeOH का होल थ्राइस Fe ट्रिपल प्लस चार्ज। मैं पूछूंगा बेटा ये कैसा आवेशित कोलाइडी विलयन है? आप कहोगे धनावेशित। एक मेरे पास और कोलाइडी विलयन है AH2S3H डबल माइनस। बेटा ये धनावेशित कोलाइडल विलयन है, ये ऋणावेशित कोलाइडल सॉल्यूशन है। ध्यान से देखकर बताओ, अगर दोनों कोलाइडी विलयनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये कह सकते हैं, या तो ये बोल सकते हैं धनावेश किसके आवेश को समाप्त कर देगा? ऋण आवेश को समाप्त कर देगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ऋण आवेश किस आवेश को समाप्त कर देगा? धनावेश। अर्थात मैं क्या सोचता हूं, एक लाइन पर विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन आपस में मिलाए जाने पर एक दूसरे के कणों के आवेश को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। बेटा आवेश समाप्त हो गया क्या? तो दोनों के कोलाइडी कण आपस में क्या होना स्टार्ट कर देंगे? जुड़ना प्रारंभ कर देंगे और जुड़कर कणों का क्या बना लेंगे? गुच्छा। और इसी को तो स्कंदन कहते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जब एक धनावेशित और एक ऋणावेशित कोलाइड आपस में मिलाया जाता है तो ये दोनों कोलाइड एक दूसरे के कणों के आवेश को क्या कर देते हैं? समाप्त। और मैंने कहा था अगर कणों का आवेश समाप्त हो गया तो कण आपस में क्या करना स्टार्ट कर देंगे? जुड़ना।
मैं इसको ऐसे बोल दूं, गुच्छे बनाना स्टार्ट कर देंगे, और गुच्छे बनाने की ही तकनीक तो क्या कहलाती है, स्कंदन। तो इस बात को देखो, मैंने बताने के लिए तो ये लाइन लिख दी है, लेकिन अब हम इसको लिख भी देते हैं, कैसे हम लोगों को बताना है। क्या बोलेंगे, विपरीत आवेशित कोलायड एक दूसरे के कणों को निरावेशित कर देते हैं, कणों को निरावेशित का मतलब है आवेश को समाप्त कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं, जिससे ये कण आपस में जुड़कर ऐसा लिख लेते हैं, कणों के गुच्छे बनाते हैं, कणों के गुच्छे बनाते हैं, अतः इनका स्कंदन हो जाता है, अतः इनका स्कंदन हो जाता है। तो बेटा एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, कोलाइडी विलयन को स्कंदित कराने की और भी विधियां, उनको भी पढ़ते हैं। बेटा अगली विधि है कि पराध्वनि कंपनों द्वारा कोलाइडी विलयनों का स्कंदन। भैया कोलाइडी विलयन का स्कंदन पराध्वनि कंपनों द्वारा देखें, उसके पहले हम एक बात समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? और ये लाइन हम देखो लिखेंगे, इसको, ये वाली जो लाइन लिखी है इसको यहीं पर लिखेंगे और तुम लोगों से फिर कुछ बातें पूछेंगे, इसके बाद हम पराध्वनि कंपनों वाली बात बताएंगे। जैसे हमारे पास पहला कोलाइडी विलयन है FeOH का होल थ्राइस। अगर हमसे पूछता है ये क्या है, तो हम बोलते हैं ये है कोलाइडी कण। बेटा कोलाइडी कण समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कोलाइडी कण पर तो किसी प्रकार का आवेश नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कोलाइडी कण अपनी सतह पर विद्युत अपघट्य की एक पतली परत चढ़ा लेता है, चिपका लेता है, अधिशोषित कर लेता है। और इसने किस पदार्थ की परत को अधिशोषित किया था? Fe++ चार्ज। अगर आपको याद ना हो तो मैं बात बता दूं, निश्चित परत कहते थे इसको, प्राथमिक परत भी कहते थे। ये परत टिकाऊ होती थी। हालांकि इसके बाद वाली परत हमने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि बेटा वो जो बाद वाली परत का विवरण है वो देने लायक जबरदस्ती नहीं है। मैं कह रहा था ना वो परत स्थायी नहीं होती, उसका बताओ चाहे उसके बारे में ना बताओ। अगर सोचने और समझने वाली ढंग से बात है तो मैं क्या सोचता हूं, कोलाइडी कण पर कोई आवेश नहीं होता, बल्कि कोलाइडी कण पर जब आयन अधिशोषित हो जाता है, चिपक जाता है, यह है कोलाइडी कण। इस कोलाइडी कण पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन कोलाइडी कण की सतह पर जब आयन चिपकते हैं तो ये उस कोलाइडी कण को आवेशित कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं पराध्वनि कंपन कराता हूं। अब पराध्वनि कंपन का मतलब समझते हो, बहुत तीव्र गति से कंपन कराते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को एक ट्यूब में भरकर बहुत तीव्र गति से कंपन कराते हैं। अगर मैं नॉर्मली इस बात को बताऊं कि ऐसा पराध्वनि कंपन कहाँ होते हैं, तो बेटा ब्लड सैंपल जब लिया जाता है तो ब्लड सैंपल का कभी कभी क्या होता है, स्कंदन कराने के लिए, ब्लड को स्कंदित कराने के लिए हम उसे पराध्वनि कंपनों के बीच में से गुजारते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब ले लो और टेस्ट ट्यूब में से ब्लड निकाल लो, इसके बाद उसको फ्यूजन मशीन में लगा दो। तो फ्यूजन मशीन क्या करती है, वो उसको बहुत तेजी से घुमाती है। किसको? रक्त के कोलाइडी विलयन को। रक्त के कोलाइडी विलयन को बहुत जब तीव्रता से घुमाती है तो रक्त के कोलाइडी कण, एक ये कोलाइडी कण है और एक जस्ट इसके बगल में और मैं कोलाइडी कण बना लेता हूं। हालांकि ये रक्त का कोलाइडी कण नहीं है, लेकिन एक कोलाइडी कण है। कहोगे क्यों रक्त का नहीं है? भैया रक्त ऋणावेशित कोलाइडी विलयन था और मैंने यहाँ कैसा बना रखा है, धनावेशित। लेकिन मैं बताता हूं, अगर इसको पराध्वनि कंपनों से गुजारेंगे तो पराध्वनि कंपनों से गुजरते समय कोलाइडी कण तीव्र गति से गति करेंगे, और जब तीव्र गति से करेंगे तो बेटा ये टकराएंगे भी तो तीव्र गति से, और जब बेटा तीव्र गति से टकराएंगे तो तीव्र गति से टकराने पर कोलाइडी कण एक दूसरे के चारों ओर बनी परत को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं। भाई कण धीमी सी गति कर रहा था, टकरा रहा था,
तो परत लगातार लेयर बनी हुई थी, लेकिन जब कणों को बहुत तेजी से कंपन कराया गया तो कण तेजी से आपस में टकराने लगे, और जब आपस में टकराने लगे तेजी से, तो ये कणों ने एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे की लेयर या आवेशित परत है उस परत को क्या कर दिया, समाप्त। अब सोचने वाली बात, अगर तेजी से टकराकर एक दूसरे की परत को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो बेटा परत के समाप्त होने पर सोच समझ के बताना बेटा, क्या अब कोलाइडी कणों पर किसी भी प्रकार का आवेश बचा है? नहीं। और कोलाइडी कणों पर क्योंकि आवेश नहीं बचा, ये कोलाइडी कण आपस में जुड़कर एक बड़े कोलाइडी कण का क्या कर सकते हैं, निर्माण, या ये कोलाइडी कण आपस में जुड़कर गुच्छों का निर्माण कर सकते हैं। और बेटा गुच्छों का निर्माण करना ही तो क्या कहलाता है, स्कंदन। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जब भी कोई कोलाइडी विलयन को लिया जाए और उसे पराध्वनि कंपनों से अर्थात अति तीव्र कंपनों से गुजारा जाए, तो अति तीव्र कंपनों से गुजरते समय ये कोलाइडी कण तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे की सतह को या आवेशित परत को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। भाई टकराकर ऐसा भी लिख सकते हैं, एक दूसरे की आवेशित परत को तोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और क्योंकि आवेशित परत नष्ट हो गई, अर्थात अब दोनों कोलाइडल पार्टिकल पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं बचा, ये कोलाइडी कण आपस में जुड़कर एक गुच्छे का निर्माण कर सकते हैं और स्कंदित हो सकते हैं। तो पराध्वनि कंपनों वाली में ये वाली बात बताएंगे हम, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था वहां पर कि आपको इसे समझ में आ जाए। क्या बताते हैं, पराध्वनि कंपनों से गुजारने पर कोलाइडी कण एक दूसरे से बेटा तेजी से टकराते हैं, ये भी लिख लेते हैं, एक दूसरे से तेजी से टकराते हैं, जिससे इन पर चढ़ी हुई आवेशित परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे इन पर चढ़ी हुई या उपस्थित आवेशित परत नष्ट हो जाती है, आवेशित परत नष्ट हो जाती है, आवेशित परत नष्ट हो जाती है। अतः निरावेशित कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, अतः निरावेशित कोलाइडी कण, इसका थोड़ा सा अलग से हिसाब से बना लेते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस। अतः निरावेशित कोलाइडी कण आपस में जुड़ने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं, जिससे उनका स्कंदन हो जाता है, तो भैया इनका स्कंदन भी हो गया इस प्रकार से। अब पराध्वनि कंपनों द्वारा स्कंदन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एक और है ताप के प्रभाव में स्कंदन। ताप के प्रभाव द्वारा अब बेटा ताप के, अगर बेटा पराध्वनि कंपनों का स्कंदन पढ़ते हो तो ताप का स्कंदन भी आसानी से समझा जा सकता है। देखो फिर से मैं बताता हूं, और हम इन चीजों को बहुत भैया बताते रहते हैं बार बार। कैसे बताते रहते हैं, ये है एक कोलाइडी कण और इसके ऊपर पर एक परत चढ़ी हुई है, प्राथमिक लेयर है जो धनावेशित है। अब कहोगे सर धनावेशित क्यों बना दी, भैया धनावेशित बना ली, आप कहते हो ऋणावेशित बना देते। अच्छा ये तो मानते हो अगर कोलाइडी विलयन के एक कण पर धनावेशित परत है तो इसका मतलब सभी कणों पर धनावेशित परत है। जस्ट एक बगल में कोलाइडल पार्टिकल बन रहा है, इसके भी चारों ओर कैसी आवेशित परत होगी, धनावेशित। अब मुझे क्या करना है,
कहता है ताप के प्रभाव द्वारा हमको पढ़ना है कि स्कंदन होगा या नहीं होगा। वैसे ताप के प्रभाव द्वारा स्कंदन होगा, पक्का होगा, भूखे रहेगा। तुमने मैंने बताया था ना, दूध को गर्म करते हुए फैट के या वसा के कणों का स्कंदन करा देते हो। नियम क्या उसका देखो। एक तो बेटा फॉर्मूला हर बच्चे ने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो भैया अपने दिमाग में इसको भर लो। ये फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूं, ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अर्थात यदि किसी भी द्रव पदार्थ या गैस पदार्थ के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उनमें उपस्थित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और इस बार हम लोग ताप का ही प्रभाव तो देख रहे हैं। तो क्या हुआ होगा, जब मैंने कोलाइडी विलयन के टेम्परेचर को बढ़ाया होगा, टेम्परेचर से कौन सी ऊर्जा बढ़ी होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ने का अर्थ समझते हो, कण तीव्रता से गति करने लगा होगा। भाई गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी, भाई एक कण की गतिज ऊर्जा, मैं फिजिक्स में थोड़ी देर के लिए आ जाता हूं। एक कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो डिपेंड करती है हाफ mv² पर, यही पर डिपेंड करती है। अर्थात दो चीजों पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर और वेग पर। अच्छा, क्या तुमको लगता है कि भी किसी भी कण का द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है? नहीं। मैं तो कहता हूं आपका द्रव्यमान जैसे 60 किलो है, तो आप चाहे यहां बैठो, चाहे थोड़ा दूर चले जाओ, वहां पहुंच जाओ, आपका द्रव्यमान कितने किलो रहना है, 60 किलो। तो वो द्रव्यमान का परिवर्तन मायने ही नहीं रखता, बिकॉज ऑफ कभी भी किसी पार्टिकल का, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, उसका वजन 1 है। आप लोग लिखते नहीं हो 1.008 करके लिख देते हो, उसका वजन इतने ग्राम पर मोल है, 1 ग्राम पर मोल। तो अभी ये बात सोचने वाली बात है कि उसको आप चाहे जहां ले जाओगे, उसका वजन हर जगह 1 ग्राम पर मोल ही निकलने वाला है। तो मैं क्या सोचता हूं, गतिज ऊर्जा बड़ी होगी तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो परिवर्तन फिर किसमें हुआ होगा, वेग में। इसका मतलब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों का क्या बढ़ गया, वेग। सोच समझ के बताना, अगर कणों का वेग बढ़ गया होगा तो कण धीमी गति कर रहे होंगे कि तीव्रता से गति करते होंगे, बहुत तेजी से गति करते होंगे। जब बहुत तेजी से गति करते होंगे तो बेटा ये कण तेजी से गति करते हुए एक दूसरे से टकराते भी होंगे। और अभी तो आपने बताया था अगर यदि कण तेजी से गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर बनी हुई परतों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। तो इन्होंने भी तेजी से टकराए, तेजी से गति की, तेजी से टक्कर की, संघट्ट की, और एक दूसरे की लेयर क्या कर दी, समाप्त कर दी। अर्थात अब मैं क्या सोचता हूं, टकराने के बाद क्योंकि लेयर समाप्त कर दी है, क्या कोलाइडी कणों पर किसी भी प्रकार का आवेश बचा होगा, नहीं बचा होगा। और नहीं बचा होगा तो ये छोटे छोटे कोलाइडी कण आपस में जुड़कर क्या हो गया होगा, स्कंदन हो गया होगा इनका। लिख लेते हैं लास्ट वाला, आ जाएगा ना बेटा ये वाला। तो ये वाली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बात को, ऐसा लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर कोलाइडी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कोलाइडी कणों की कौन सी ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कोलाइडी कण, जिससे बेटा इसका अर्थ समझ जाओगे ना, जिससे कोलाइडी कण एक दूसरे से तेजी से टकराते हैं, एक दूसरे से तेजी से टकराते हैं, और प्राथमिक परत, या बेटा प्राथमिक परत ना लिखना चाहो आप आवेशित परत को लिख सकते हो कि आवेशित परत को समाप्त कर देते हैं। और बेटा अगर समाप्त कर देंगे आवेशित परत को तो बेटा कोलाइडी कण आपस में जुड़कर उनका क्या होने लगेगा, स्कंदन। तो निरावेशित कोलाइडी कण आपस में जुड़ने लगते हैं, निरावेशित कोलाइडी कण आपस
में जुड़ने लगते हैं, अतः उनका स्कंदन होने लगता है, अतः उनका स्कंदन होने लगता है, स्कंदन होने लगता है। तो बेटा ये हो गया है अगला इफेक्ट की टेम्परेचर के इफेक्ट से आप किसी कोलाइडिक विलयन के कणों का कैसे स्कंदन करवा सकते हो। अभी एक तरीका हम लोगों के पास और रह जाता है, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में पदार्थ का स्कंदन। एक काम करेंगे, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में पदार्थ के स्कंदन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे फिर।